Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 26 जून 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है फिलीपींस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आपने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, जो कि लगातार चर्चाओं में बना है। उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे वीडियो में, तो वहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ग्रेट निकोबार को लेकर ही है। ग्रेट निकोबार से रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये ग्रेट निकोबार का आइलैंड है ये इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ग्रेट निकोबार जो है ये जारावाज ट्राइब के लिए उनका एक घर है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो जायंट लेदरबैक टर्टल है और निकोबार मेगापॉड, इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात हो रही है तपस ड्रोन की। तो अभी यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारी नौसेना है उन्होंने डीआरडीओ से 4 तपस ड्रोन का जो ऑर्डर है वो अभी दिया है। तो 4 ड्रोन्स को खरीदा जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है नौसेना उन ड्रोन्स का करेगी क्या। जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है, समुद्र के साथ में इंडिया एक लंबी चौड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया का जो बॉर्डर है समुद्र के साथ में वो कितने किलोमीटर्स का, यानी हमारा मैरीटाइम बाउंड्री कितने किलोमीटर्स की, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो उसी बाउंड्री के ऊपर में कह सकते हैं सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, स्पेशली सर्विलांस को, निगरानी को बढ़ाने के लिए ये जो ड्रोन्स हैं ये आज के समय पर खरीदे जा रहे हैं डीआरडीओ से। इस वजह से ये चर्चा में है। ये ड्रोन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हैवी साइज़ के, बड़े साइज़ के ये जो ड्रोन्स हैं इनको यहाँ पर बनाया गया है। डिफेंस न्यूज़ के आर्टिकल हैं, बहुत सारी जगह पर इनकी चर्चाएं हुई हैं और बताया ये जा रहा है कि ये जो ड्रोन दोस्तों होने वाले हैं इनमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे। कहने का मतलब है पहले भी दोस्तों कई सारे तपस ड्रोन चर्चाओं में रहे हैं कि ये यहाँ पे क्रैश हो गया, वो वहाँ पे क्रैश हो गया। और पहले बताया जा रहा है कि जब जब तपस ड्रोन बनाए गए हैं उनके जो फीचर्स दिखाए गए थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी, वो उस रिक्वायरमेंट को कभी फुलफिल नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पर पहले बताया गया कि 30,000 फीट तक जाएगा, 24 घंटे यहाँ पर आराम से ये उड़ सकता है। बट रियल ट्रायल के अंदर पता चला केवल 28,000 फीट तक ये जा पाया है। उसके अलावा इसका जो यहाँ पर ड्यूरेंस था वो लगभग यहाँ पे बताया गया कि 18 घंटे तक ये उड़ पाया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें पिछले कुछ समय पर देखने को मिली हैं। तो अभी के समय पर तपस ड्रोन के पास में एक अच्छा मौका है अपना आप को प्रूव करने का कि जो भी यहाँ पर फीचर्स हैं इसके, उन्हीं फीचर्स को यहाँ पर वो सामने दिखाएं और उसी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको यहाँ पर ये ड्रोन फुलफिल कर सके। और अभी के समय पर जो हम ड्रोन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ के ड्रोन भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो आगे तपस ड्रोन बेसिकली अभी के समय पर तो उनके टक्कर का नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, बट इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। उसी के साथ में क्या होगा, ये मेड इन इंडिया ड्रोन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो ये 4 ड्रोन्स ऑर्डर करे गए हैं ये मेड इन इंडिया है, इनको प्योरली भारत में बनाया जाएगा। सक्सेसफुली अगर ये पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है, सारे इंप्रूवमेंट्स बढ़िया तरीके से होते हैं, तो दोस्तों हमारे लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट होगा।
हम फोकस कर ही रहे हैं कि डिफेंस के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकें, सेल्फ रिलायंट बन सके, तो वो भी किया जा सकेगा, क्योंकि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय पर इंडिया बाउंड्री के शेयर करता है अरेबियन सी के साथ में, बे ऑफ बंगाल के साथ में, इवन हमारे पास में इंडियन ओशन है। तो उसकी सुरक्षा के लिए भी ये जो ड्रोन है उसकी हमारी पास में अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा एक रेलिवेंट टॉपिक है। आने वाले समय पर तपस ड्रोन से संबंधित और भी बहुत सारी डिटेल्स न्यूज़ में आने वाली हैं। जो भी अपग्रेड्स होंगे वो सब आगे मैं वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे आते हैं फिलहाल के लिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों इस आर्टिकल पर मैं आऊँ विस्तार से चर्चा करूं, उससे पहले मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सुनिएगा। पहली चीज़ तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल और परसों जो वीडियोस हमारे थे उन वीडियोस में काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें इन द सेंस मतलब लेक्चर, पता नहीं यार, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ मुझे बदलना पड़ा। आज हो सकता है आपको साउंड थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है, बट वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही चेक हो पाएगा। तो हुआ ये, पिछले 2 दिनों से वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, लंबे लंबे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे थे, बट उनको एक्सपोर्ट जब किया गया तो वो कट कर छोटे छोटे हो जा रहे थे। कल वाला वीडियो लगभग 1 आवर 30 मिनट्स का मैंने रिकॉर्ड किया था, जब उसको एक्सपोर्ट किया तो केवल वो 27 मिनट का आया। फिर मुझे वही अपलोड करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि मैंने दोबारा कोशिश फिर से की अपलोड करने की, तो वो अपलोड ही नहीं हो पाया, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ा, सॉफ्टवेयर्स चेंज करने पड़े। फिर उसके बाद अब यहाँ पर नए तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है। हो सकता है साउंड का इशू हो, बट आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं जल्द से जल्द। और अब पता नहीं यार, एक से एक दिक्कत आई है, साथ ही साथ में पिछले कुछ समय से ऐसे ही हो रहा है, बट कोई बात नहीं, वीडियोज़ रुकेंगे नहीं। दूसरी बात, आज आपको पता होगा वीडियोस मैंने वापस से सेपरेट कर दिया है। मॉर्निंग में आपका इंडियन एक्सप्रेस का जो वीडियो चल रहा था उसको एज इट इज़ रखा है, द हिंदू का अपना अलग से सेपरेट कर दिया है। इनको यार, क्योंकि मैंने बीच में कंबाइन करके देखा, आपको पता होगा मैंने आप लोगों से पूछा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कंबाइन कर दिया जाए। मैंने कंबाइन किया, 2-4 दिन यहाँ पर चलाया, 2-4 दिन क्या, काफ़ी दिन हो गए चलाते चलाते। प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, इस बात को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके साथ में ऑनेस्ट रहना होगा। क्योंकि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंबाइन करके, तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो छूट जाती हैं, लेटेस्ट टॉपिक्स हो जाते हैं जो मिस हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी सारे सोर्सेस हम इंक्लूड कर देते हैं। तो इस वजह से दोनों को सेपरेट करना ज़रूरी मैंने समझा कि भाई कोई चीज़ यहाँ पे आपकी छूटे ना, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है कि सभी चीज़ आपके सामने लेकर आना। क्योंकि मुझे उस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में ज़्यादा फायदा था। सिंपल सी बात है, अगर मैं बताऊँ, मैं एक लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 1.5 घंटे का, व्यूज़ आ रहे थे बहुत अच्छे, रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर वो चीज़ नहीं आ रही थी, वो कंटेंट उसके अंदर में जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो इधर उधर रह जा रही थी, उसको अगले दिन मैं एडजस्ट करना, फिर ना हो पाए तो उसके अगले दिन एडजस्ट करना, फिर अगले दिन और बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाता था। तो इश्यूज़ आ रहे थे थोड़े थोड़े, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो दिक्कतें होती हैं यार, कई बार बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिस वजह से जो वीडियो है वो वैसे ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड करना है, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ना। तो उस वजह से इनको मैंने काम को वापस सेपरेट किया है। क्यों? वैसे उस वाले मुझे ज़्यादा फायदा है, मेहनत भी कम लग रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बट दोस्तों वो नहीं चाहिए जब तक यहाँ पर अच्छे से कंटेंट आपके सामने डिलीवर नहीं होगा। एग्जाम में जो यहाँ पर अभी के समय पर हमने रेपुटेशन डेवलप किए पिछले लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वीडियो से, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़राब ना हो, इस वजह से मैंने इसको वापस से दोनों को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप आराम से दोनों वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। मॉर्निंग वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 30, 40 या 50 मिनट्स का रेयरली पहुंच पाता है। फिर अपना द हिंदू का लेक्चर जो होता है, इसमें भी हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कवर होते हैं, वो सब बैकग्राउंड डेटा के साथ में कवर होता है। तो जैसे हमारा पहले चल रहा था उसी तरीके से आप इसको रेफर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे नज़रिए से अगर आप कहेंगे वापस से कंबाइन करने को तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो वीडियोज़ को स्प्लिट करने में ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं इस लेक्चर में, और आगे भी मैं दूसरे लेक्चर में भी आपको क्वेश्चन देता रहूँगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं। क्योंकि ओवरऑल चाहता हूँ कि कई सारे लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मैसेज भी करते हैं, सर मैं आपका कंटेंट रेफर करता हूँ, प्योरली डिपेंडेंट हूँ। बहुत से लोगों ने अपने अलग अलग एग्जामिनेशंस क्रैक किए, CDS वालों के मैसेजेस आते हैं, मैंने कई बार कमेंट पिन भी किए हैं। तो मैं नहीं चाहता वो जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो, है ना। वरना मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फ़ायदा मेरा उसी वीडियो में है, सिंगल वीडियो रिकॉर्ड करके, लेकिन फिर वो मतलब उसका जो आउटकम है वो इतना बेहतरीन नहीं है, या फिर कह सकते हो उसका आउटकम इतना अच्छा नहीं निकलेगा कि एग्जाम में हर चीज़ हिट हो सके। 2 वीडियोस में अपने पास में थोड़ा वाइडर स्कोप होगा, आप आराम से दोनों के कंटेंट्स को रेफर कर सकते हैं, PDFs आपके पास में डेली बेसिस पे आ ही रहे हैं। ठीक, बाकी जैसा भी आपका सजेशन होगा वैसा यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता देना। ठीक है,
तो फिलहाल के लिए तो मॉर्निंग वाला लेक्चर जाके फटाफट देखो, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग वाला, उसमें कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जिसको कवर किया गया है विद प्रॉपर क्वेश्चंस। अब चलिए आते हैं आर्टिकल पर। जैसे बोला, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर ही आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, और भी कई सारे पेजेस पर इसको कवर किया गया है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरों का एक बहुत बड़ा विवाद है। पहले भी मैं इसके बारे में कई डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन आज कंप्लीट तरीके से नोट्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर ऐसा कोई टॉपिक भविष्य में वापस से चर्चाओं में आता है तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास में ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो अवेलेबल रहेगा। तो हुआ यहाँ पर यह है कि श्रीलंका की जो नेवी के सेलर हैं, बेसिकली नेवी सेलर की अभी एक डेथ भी हो गई है। वो यहाँ पर इंडियन मछुआरों को पकड़ रहे थे, उनके पीछे लगे हुए थे, उस वजह से यहाँ पर डेथ हुई। इस चक्कर में श्रीलंका काफ़ी नाराज़ भी है। और दोस्तों, इन्होंने 10 तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनको अभी कस्टडी में ले लिया है, उनको अरेस्ट भी कर लिया है। और ऐसी खबरें पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही हैं, और पिछले कुछ दिनों से क्या, कई सालों से आ रही हैं। लगातार ये समस्या बनी हुई है। इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार हम देख रहे होते हैं कि श्रीलंका के जो नेवी है वो आती है और भारत के मछुआरों को पकड़ के ले जाती है, उनकी नाव वगैरह सब जब्त कर लेती है। ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। तो दोस्तों, 10 मछुआरों को फिर से पकड़ा गया, जिसकी वजह से तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन साहब, इन्होंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी को एक लेटर लिखा, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ यहाँ पर इस पूरे कंट्रोवर्सी का या ये जो पूरा का पूरा इशू है इसका एक सोल्यूशन निकालिए। और साथ ही साथ में एम.के. स्टालिन साहब ने यहाँ पर यह भी बोला है कि इस प्रकार के अरेस्ट भविष्य में ना हो, इसका भी कोई एक उपाय निकालना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जो भारत और श्रीलंका के रिलेशंस को ज़्यादा ख़राब कर चुका होगा, और अभी हमें ये रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों के संबंध खराब होते हैं तो श्रीलंका का झुकाव चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले कुछ सालों में देखा। तो ये एक छोटा सा मुद्दा बड़ा मुद्दा ना बन जाए, इसीलिए पहले ही इसको लेकर सोल्यूशंस की ज़रूरत है। अब श्रीलंका की जो नेवी है या श्रीलंका का स्टेटमेंट है, उनका कहना यह है कि यहाँ पर इंडियन जो हैं वो मछुआरे ट्रॉलर्स का यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आप देख पाओगे ट्रॉलर वर्ड का कई सारी जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पूरा मुद्दा हो रहा है, इसमें ये जो ट्रॉलर वर्ड है इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। वो रोल क्या है वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये पूरा समस्या क्या है, इशू क्या चल रहा है, वो आपको समझ में आया। होता एग्जैक्टली ये है, ये आप देख पाओगे, ये इंडियन टेरिटरी है, भारत का सदर्न टिप वाला हिस्सा, तमिलनाडु, केरला, ये आपको स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये रहा श्रीलंका, इन दोनों के बीच में आता है पाक स्ट्रेट, ये है जाफना। अब होता एग्जैक्टली ये है दोस्तों, तमिलनाडु से कई सारे मछुआरे फिशिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्योरली डिपेंडेंट हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो उसी पर चल रही है। मछली पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं मार्केट में, वो जो पैसा आता है उसी से उनका घर चल रहा है, तो रोज़ी रोटी है वो। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे वो जब जाते हैं बोट से, तो कई बार जो एक लाइन होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करके वो श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, और श्रीलंका की नेवी आती है और उनको अरेस्ट करके ले जाती है वापस से अपने देश में। उनकी बोट वगैरह सब सीज कर दी जाती है। और दोस्तों, मैं ऐसा बता दूं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे क्या श्रीलंका के मछुआरे ऐसा नहीं करते होंगे, वहाँ से भी होता है। लास्ट कुछ केसेस अगर आप सर्च करोगे गूगल पर, तो वहाँ पे पता चलता है कि श्रीलंका के मछुआरे भी इंडिया की टेरिटरी में घुसते हैं, लेकिन भारत इसको बहुत आराम से हैंडल करता है। हम ऐसा नहीं करते कि हम जाके अरेस्ट कर ले रहे हैं, पहले हम कह सकते हैं जो फायर शॉट करके वार्निंग देते हैं ताकि वो वापस से चले जाएं। तो इस तरीके की चीज़ें भारत के थ्रू अपनाई गई हैं। आप देख पाओगे लेटेस्ट आर्टिकल्स, उसमें पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है। बट श्रीलंका ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, सीधा आते हैं, अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो इस वजह से मामला काफ़ी गंभीर होता चले जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह होता है कि आखिरकार रीज़न क्या है, कि क्या दिक्कत है। श्रीलंका भी तो ऐसा कर सकता है, उसको दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पे मछुआरे अगर मछली पकड़ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है, उसको समस्या क्या है, कारण क्या है इस अरेस्ट के पीछे का। तो दोस्तों इसको सुनिए। सबसे पहला रीज़न है क्रॉसिंग बॉर्डर्स। हो ये रहा है, भारत के मछुआरे फिशिंग करते करते इंडिया वाली जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको क्रॉस करके श्रीलंका के वाटर्स में एंटर कर जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, अब उस बाउंड्री को क्रॉस करके सीधा वो श्रीलंका वाले जो टेरिटोरियल वाटर है उसमें एंटर कर गए। अब जब एंटर कर गए तो वहाँ पे वो अरेस्ट कर लेते हैं। तो बताया गया लास्ट ईयर तो लगभग 69 से ज़्यादा फिशरमैन्स को अरेस्ट कर लिया गया था कि भाई इस तरीके से वॉयलेशंस करने के बाद में, और अभी लगातार ये खबरें आ ही रही हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो गया।
दूसरा रीज़न है डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस। ये श्रीलंका बार बार मुद्दा उठाता भी है। श्रीलंका बोलता है इंडिया में जो यहाँ पर फिशिंग होती है वो बेसिकली ट्रॉलर्स हैं, वो बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक नाव होती है, यहाँ पे जो मछुआरे होते हैं वो नाव में पीछे एक बड़े साइज़ का जाल बांध लेते हैं, उस जाल के नीचे पहिए लगे हुए होते हैं। अब जब वो नाव आगे चलेगी तो इस जाल को अपने साथ ही साथ खींचेगी और उसमें जो भी चीज़ें होंगे, मछलियाँ वगैरह, वो सब यहाँ पर फंसती भी चली जाएंगी। जिस तरीके से जो साइज़ आपको ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है जाल का। तो फिर उसके बाद जब वो पकड़ते हैं तो ये आप देख पाओगे इस तरीके से जाल में सभी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये दोस्तों प्रोसेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप इतने बड़े जाल को पानी में डालने के बाद में खींच रहे हो बोर्ड के साथ में और सोच रहे हो केवल इसमें मछली आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। फिश के साथ साथ जो दूसरे कई सारे जो एनिमल्स दोस्तों, मैरीन एनिमल्स होंगे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस जाल में फंसेंगे। दूसरा, समुद्र के नीचे का जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो सब डैमेज हो रहे होंगे। तो अंडर वाटर जो पूरा इकोसिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। ये एक कंसर्न दिखाया गया और इससे बहुत ज़्यादा मछली एक बार में पकड़ ली जाती है। तो अपने एरिया में ये ख़त्म कर चुके हैं, अब बढ़ते बढ़ते आगे श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। तो श्रीलंका ने यहाँ पर दूसरा इशू ये दिखाया कि दूसरा मेन रीज़न ये है कि बॉटम ट्रॉलिंग हम तो बैन कर चुके हैं अपने देश में 2017 में ही, उसके बावजूद भी यहाँ पर भारत जो है ये इस तरीके की बॉटम ट्रॉलिंग हमारी टेरिटरी में आके करता है, इस वजह से हम इनको अरेस्ट कर लेते हैं। ये हुआ। तीसरा दोस्तों जो रीज़न बताया जा रहा है वो है ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट। अब इसको सुनिएगा। तमिलनाडु का जो ये मैरिन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट है, इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर लॉ बना रखा है फिशिंग के लिए, जो यहाँ पर मछली वगैरह पकड़ी जाती है, तो वो पूरी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए उनके पास में लॉ है, जिसमें बोला गया है कि जो भारत के मछुआरे हैं वो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारी कोस्ट है उससे 3 नॉटिकल माइल्स दूर जाकर मछली वगैरह पकड़ सकते हैं। लेकिन होता यह है कि दोस्तों जो मछुआरे हैं उनको पता नहीं चलता, वो सारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाते हैं। अब ऐसा नहीं जानबूझ के कर रहे हैं, हर एक को अपनी जान की परवाह है, क्योंकि उन्हें पता है श्रीलंका आके अरेस्ट कर लेगा। तो अनइंटेंशनल क्रॉसिंग्स हो जाती हैं, अंदाज़ा नहीं हो पाता, जिसके बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर वो फिर श्रीलंका की नेवी के हाथ से चढ़ जाते हैं। तो ये कुछ आपके रीजंस हो गए। क्लियर हो गया? यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब आगे सुनिए। क्वेश्चन यह है कि अगर इस तरीके से श्रीलंका भारतीय मछुआरों को अरेस्ट करता रहेगा तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका असर क्या होगा? पहला, इससे टेंशन्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली दोनों के जो संबंध है वो खराब होंगे। हम कहेंगे श्रीलंका से छोड़ दो, अगर मना करेगा तो रिलेशंस पे एक डेफिनेटली डेंट लगेगा। दूसरा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, क्योंकि जो ये मछुआरे हैं लंबे लंबे समय तक, कई कई सालों तक उनको कस्टडी में वहाँ पे रखा जाता है, तो इससे एक ह्यूमैनिटेरियन इशू सामने आ रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फाइनेंशियल लॉस। उन मछुआरे के जो भी इक्विपमेंट्स है जिससे वो सब यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं वो सब आप जब्त कर ले रहे हो, उनकी नाव जब्त कर ले रहे हो, नेट वगैरह सब रख रहे हो, तो उनको उससे उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। बताया जा रहा है 2024 में अभी तक 10 से ज़्यादा बोट्स को सीज कर चुका है श्रीलंका। तो ऑब्वियस ही बात है उनके लिए एक फाइनेंशियल इशू है ही। फिर एक और समस्या हो सकती है, इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब एट द लास्ट हमारे सामने एक प्रश्न रहेगा। प्रश्न ये रहेगा कि आखिरकार जब मामला गंभीर है तो इसका सोल्यूशन वगैरह क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसका उपाय देखें तो पहली चीज़, जो हमारे मछुआरे हैं, जब श्रीलंका ने बैन कर रखी है ट्रॉलिंग को और वो अभी भी ट्रॉलर का मामला उठा रहा है कि यहाँ पे ट्रॉलिंग हो रही है और हमने बैन कर रखा है, इस वजह से हमको अरेस्ट करना पड़ता है, तो हमें दोस्तों एक ऑल्टरनेटिव फिशिंग मेथड देना होगा अपने मछुआरों को। और इंडिया प्रॉमिस कर चुका है कि भाई हम क्या करेंगे, बॉटम ट्रॉलिंग को ख़त्म कर देंगे, हम भी इस प्रकार की बॉटम ट्रॉलिंग को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वाकई में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मैरीन एनवायरनमेंट के ऊपर में। तो इससे अच्छा यह है डीप सी फिशिंग की जा सके, एक बड़ा जहाज़ का उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए जिससे वो जहाज़ वो ले जाकर समुद्र के बीच में खड़ा करके आराम से फिशिंग कर सकें। और ये जहाज़ प्रोवाइड करवाने के लिए एक ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम में कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो अभी ज़रूरत है कि इसको लागू भी किया जाए। तो पहला तो ये उपाय हो सकता है। दूसरा है रेस्पेक्ट मैरीटाइम बाउंड्रीज। ऑब्वियसली भारत श्रीलंका के बीच में एक बाउंड्री बनी हुई है, अब वो जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको आप क्रॉस करेंगे तो श्रीलंका अरेस्ट करेगा, तो वो जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है।
और इसके लिए अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हमारे मछुआरे हैं वो अनजाने में क्रॉस कर जाते हैं, उनको पता नहीं है, तो उनको एजुकेट करना, ट्रेन करना ज़रूरी है ना। उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना जिससे आप बता सको कि भाई ये यहाँ पे बाउंड्री है, इसके आगे मत जाना। तो ये काम कर सकते हैं हम। दूसरा, इससे अगेन जो ये इशू है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा यहाँ पे सोल्यूशन हो सकता है रेगुलराइज डिप्लोमेटिक टॉक्स, क्योंकि ये समस्या गंभीर हो चुकी है। तो इस समस्या पर लगातार बातचीत होनी चाहिए भारत श्रीलंका के बीच में। इनके जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है, अब हमारे पास में भी मछलियों का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशीज़, वैसे ही उनके पास में भी है, तो उसकी यहाँ पर बाय एनुअल मीटिंग्स करवा सकते हैं हम, या कोई और प्रकार की मीटिंग्स होती है, साल में एक बार करवा लो, 2 साल में एक बार करवा लो। तो अगर बातचीत होती रहेगी तो इस मामले पर ज़्यादा रिलेशंस खराब नहीं होंगे दोस्तों। फिर एक और सोल्यूशन हो सकता है, वो है एड्रेस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने एक जोर भी दिया है कि इस पूरे मुद्दे को यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न की तरह ट्रीट किया जाए। हम फोकस कर सके मछुआरों के ऊपर, उनके वेलबींग के ऊपर, उनके परिवारों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को फोकस में लेके जो भी लें वो एक्शन लें। समझ गए? तो ये कुछ सोल्यूशंस यहाँ पे इसके हो सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये टॉपिक आपने ऐसा प्रिपेयर किया है कि अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा, मेंस में कोई आएगा, या इंटरव्यू में भी आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप आराम से हर एक चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। और आगे कोई भी अगर कि भाई ऐसे खबरें आती रहती हैं कि मछुआरों को पकड़ लिया गया है श्रीलंका के थ्रू, तो कोई भी अब न्यूज़ आएगी तो उसमें कुछ ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास में प्रॉपर ये कंटेंट अवेलेबल है। ऐसी तो होती है तैयारी कि आपके पास में एक न्यूज़ आर्टिकल है, उसका कंटेंट ऐसा रेडी कर लो कि भविष्य में कोई भी चर्चाएं होती रहें, आपके पास में इनफ कंटेंट है, उसमें ज़्यादा अपडेट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये आर्टिकल देखा, अब ये न्यूज़ आर्टिकल है तो छोटा सा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है। ये सभी डेटा दोस्तों यहाँ पे आपको एक PDF में कंपाइल करके दिया जाता है, एक ऐसा PDF जो कि प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF मिल जाता है जहाँ पे सभी कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर रहता है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। आपने वीडियोस अच्छे से फॉलो किए हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, PDFs रेगुलर बेसिस पर रिवाइज कर रहे हो, आपको बाकी किसी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। स्पेशली मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ज्वाइन कैसे करना है? व्हाट्सएप पर जाना है, एक नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में डेमो वीडियो लिंक का ऑप्शन भी है। कहने का मतलब है आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप अच्छे से पहले पूरी जानकारी निकालें उस वीडियो को देखकर कि ये ग्रुप कैसा है, मुझे किस तरीके से फ़ायदे देगा। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी दोस्तों, मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है ये। कई सारे लोग आज इसको मिस करने वाले हैं, बट आपने ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दोस्तों, हुआ क्या है, तमिलनाडु से एक और खबर है कि वो यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं जो वाइल्ड बोर्स, जो जंगली सुअर हैं, इनको रेगुलेटेड बेसिस पर मारना। स्पेशली यहाँ पर होता यह है कि जो जंगली सुअर हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो फार्म एरियाज हैं, जंगल हैं, वहाँ पर घुस जा रहे हैं, उन जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। तो रेगुलेटेड वे में, कंट्रोल्ड वे में जो कह सकते हो, जंगल बोल रहा हूँ, खेत जो हैं स्पेशली फार्म एरियाज हैं, उन खेतों में ये घुस जा रहे हैं। तो उन खेतों में घुस के वहाँ पे बर्बादी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो रेगुलेटेड वे में इनको मारने के लिए अलाउ किया है तमिलनाडु ने कि अगर ज़्यादा परेशान क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, ज़्यादा खेती में बर्बादी हो रही है, तो इनको मार दिया जाए। ये अलाउ किया गया है। इस वजह से यहाँ पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर कई सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो यहाँ पे कंसर्न भी दिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई ये आप इनडिस्क्रिमिनेट जो किलिंग्स कर रहे हैं ये सही नहीं होगा, इसका कुछ और सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जबकि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर अभी फ्राइडे में असेंबली के अंदर ये बोला, तमिलनाडु की जो असेंबली है वहाँ पर ये बोला
ये जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जंगली हाथी हैं या जंगली सुअर हैं, इनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फसलों के ऊपर में, ये पिछले कुछ समय पर ज़्यादा हुआ है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स हमारी बर्बाद हो रही हैं, वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा फार्मर। तो ऐसे सिनेरियो को टैकल करने के लिए एक सोल्यूशन यही है कि इन वाइल्ड बोर्स को शूट कर दिया जाए या इनको ख़त्म कर दिया जाए। और बोला गया है कि इसको रेगुलेटेड वे में किया जाए, ऐसा नहीं है कहीं भी दिखे तो मार दो। जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, अगर रिजर्व फॉरेस्ट के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर वो दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे मतलब अपने जंगल वाले एरिया में है, उस 5 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो आप उसको शूट नहीं करोगे, ठीक है। मतलब तब नहीं करोगे जब आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है, जंगल में खेतों में आकर क्रॉप्स बर्बाद कर रहा है, तभी इसको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वो भी यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया गया है, समझ गए। तो अभी ये हमारी न्यूज़ हो गई। अब ये न्यूज़ एग्जाम में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकता है तो इस वाइल्ड बोर के बारे में बन सकता है। एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो वाइल्ड बोर का साइंटिफिक नेम होता है एस स्क्रॉफा, ठीक है। केरला में भी कई बार इन जंगली सुअरों को मारने के लिए अलाउ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो वाइल्ड बोर है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जितने भी सुअर पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जंगली सुअरों की है ना। और कई बार इनको बोला जाता है यूरोपियन वाइल्ड बोर्स। यूरोप के अंदर भी इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है। ये जो एनिमल हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऑमनीवोरस हैं, ठीक है, यानी पेड़ पौधे भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाने का भी ये काम करते हैं, अच्छे से तैर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन ये डेंजरस हो सकते हैं किसी इंसान के लिए, ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। ये आप देख पाएंगे सामने इनके बहुत ही ज़्यादा शार्प 2 दांत आपको नज़र आते हैं। फिर बात आती है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ पर ये वाइल्ड बोर्स पाए जाते हैं। तो बताया जा रहा है दोस्तों इनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है सभी पिग्स की कैटेगरी में। तो इनकी पॉपुलेशन वेस्टर्न नॉर्दर्न यूरोप में भी पाई जाती है, नॉर्थ अफ्रीका में भी पाई जाती है, इंडिया में भी देखने को मिलता है, अंडमान आइलैंड्स, चाइना, सभी जगह पर इनकी पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो अच्छी खासी मात्रा में पॉपुलेशन अवेलेबल है, इस वजह से IUCN के अंदर में इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। क्यों? क्योंकि वाइड रेंज में ये आज के समय पर प्रेजेंट है, अबंडेंस में प्रेजेंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो इस वजह से इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो IUCN स्टेटस ध्यान रखिएगा, कई बार ये सीधा पूछ लिया जाता है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के अखबार में प्रेजेंट है। यहाँ पर बात हो रही है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो वो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को संभालते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी 350वां यानी 350th जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है अंडर द आईडेक्स इनिशिएटिव। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये छोटी सैटेलाइट्स के लिए साइन किया गया है। ये सब किसके तहत किया गया है? इस आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत। दोस्तों आईडेक्स क्या है? यह है बेसिकली इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। हमारे डिफेंस सेक्टर में नए नए आविष्कारों को बढ़ावा देने का काम करता है ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, और हमारे डिफेंस मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी है ये। तो अभी आईडेक्स के तहत 350वां कॉन्ट्रैक्ट किया गया। किसके साथ में साइन हुआ है? स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज के साथ में साइन हुआ है। तो ये जो कंपनी है ये क्या करेगी? हमें छोटी सैटेलाइट्स बना कर देगी। कुछ ऐसी सैटेलाइट्स होंगी जो कि क्या कर सकती हैं? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सिंथेटिक अपार्चर रडार, हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड्स लगभग 150 kg तक का, ये सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करवाएंगी। समझ गए? तो इस वजह से ये चर्चाओं में है। तो अब ओवरऑल अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारे लिए ये जो आईडेक्स इनिशिएटिव है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो पहली चीज जो ध्यान में रखना होगा, ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव कौन से मंत्रालय का है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक इनिशिएटिव है ये, जिसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में, जो कि बात करता है हमारे डिफेंस के अंदर में नए नए आविष्कार हो सकें। और आईडेक्स का जो मेन एम है, इनका जो मेन मकसद है वो है सेल्फ रिलायंस को अचीव करना, नए नए आविष्कारों को बढ़ाना, अपने आप को, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना। डिफेंस के मामले में एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, जो डिफेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको सपोर्ट करना, फॉस्टर करना, ये सब मेन पर्पज़ है आईडेक्स का। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि कौन से मंत्रालय में आता है और इसका मेन पर्पज़ क्या है। अब 2-4 पॉइंट्स और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए।
जो आईडेक्स ये जो इनिशिएटिव ओवरऑल, इसको फंडिंग कैसे मिलती है? इसको फंड और मैनेज करने वाली दोस्तों एक अलग बॉडी है जिसको बोलते हैं DIO, दैट इज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो DIO है, इस बॉडी को बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 के तहत। अब जो DIO है दोस्तों, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कोई प्रॉफिट वगैरह कमाने का इसका मेन मकसद नहीं है, ठीक है। तो यही DIO क्या करता है, हमारे आईडेक्स को पूरी तरह से फंड और मैनेज करने का काम करता है। क्लियर? अब DIO को भी दोस्तों हमारी दो अलग अलग जो PSU हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके थ्रू बनाया गया था, HAL और BEL के थ्रू। अब जो ये आईडेक्स है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह काम करता है DIO का, क्योंकि मैंने बोला ना DIO सब फंड वगैरह करता है, मैनेज करता है आईडेक्स को, तो आईडेक्स एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है DIO का, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि DIO हाई लेवल की जो गाइडेंस वगैरह है वो भी आईडेक्स को प्रोवाइड करवाता है, और इस आईडेक्स के अंडर में जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, पैसों का सपोर्ट दिया जाता है नए नए स्टार्टअप्स को, और जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन सभी को, नए नए आविष्कार जो इनोवेटर्स हैं उन सब को दिया जाता है। और ये सब फंडिंग कैसे होती है? DIO के माध्यम से होती है, क्योंकि DIO आईडेक्स को देगा, फिर आईडेक्स के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट इन सब अलग अलग कंपनीज को दिया जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया एक एक पॉइंट? चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों ये टॉपिक आपका कल के अखबार का है, लेकिन आज भी न्यूज़पेपर में सिमिलर टॉपिक अवेलेबल है, तो दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे कि नए अपडेट्स क्या है वो भी जोड़ देंगे। कल यहीं पर आपका जो वीडियो है वो मिस हो गया था, याद होगा, कट गया था बीच में से। फिलहाल आज हम नहीं कटने देंगे, आज वापस से इसको कवर करेंगे। तो हुआ यह है, देखो ये जो पूरा इशू है, इसको समझने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड डेटा समझना होगा। कहने का मतलब ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपने समझ लिया तो ये खबर एक झटके में समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी पहले दिमाग मारने लगोगे, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में नहीं पता होगा वो यहाँ पर दिमाग लगाता रह जाएगा और प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएगा दिमाग में। तो चलिए पहले मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताता हूँ। इंडस नदी वैसे काफ़ी बड़ी नदी है, यहाँ पर इस ट्रीटी के अंदर 6 नदियों को बांटा गया पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब वो 6 नदियाँ कैसे बांटी गई हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए वो ये है, ये इंडस वाटर ट्रीटी कौन से 2 देशों के बीच में हुई है? तो ये हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या कोई तीसरा इसमें था? नहीं, तीसरा कोई देश अवेलेबल नहीं था दोस्तों, लेकिन इस ट्रीटी को करवाने के लिए बीच में एक बिचौलिया ज़रूर था, और वो जो मिडिल मैन था वो वर्ल्ड बैंक था, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने बिचौलिया का कह सकते हो रोल निभाकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी करवाई। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ट्रीटी कब साइन हुई? ये ट्रीटी साइन हुई थी दोस्तों 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसा क्यों किया गया, ये ट्रीटी क्यों साइन हुई, ये बात सुनिएगा। हुआ एग्जैक्टली ये था कि पाकिस्तान को डर था कि भारत, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमारी हरकतें कभी सुधरेंगी नहीं, और किसी हरकत की वजह से अगर भारत ने पानी रोक दिया हमारे पास में आने से, तो हमारे यहाँ तो पानी का अकाल पड़ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती हैं और पाकिस्तान से सीधा नीचे उतरकर अरेबियन सी में गुजर जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी नदियाँ हैं दोस्तों, जैसे आप देख पाओगे सबसे बड़ी इंडस नदी है। अब इंडस नदी आ रही है, पाकिस्तान में एंटर करती, इंडिया में एंटर करती है, फिर इंडिया से सीधा पाकिस्तान में जाती है। उसी प्रकार से कई सारी नदियां ऐसी हैं जो भारत में ओरिजिनेट होती हैं और इंडिया से सीधा पाकिस्तान में एंटर करती हैं, और ये सभी नदियां सीधा जाकर अरेबियन सी में गिर जाती हैं, खाली हो जाती हैं, कहने का मतलब है। तो ये हो गई इंडस नदी। इसके नीचे आपको दूसरी दिखेगी झेलम, तीसरी है चिनाब। ठीक है, ये हो गई 3। बाकी 3 की बात करेंगे, वह है रावी, देन ब्यास एंड देन सतलज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की 3 नदी, ये हो गई यहाँ पर नीचे की 3 नदियाँ। चिनाब नदी अभी हाल ही में चर्चाओं में भी थी, रीज़न आपको पता है ना, क्योंकि इस नदी पे हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे लाइन पुल बनाया है, ब्रिज बनाया है, जिसके ऊपर से ट्रेन निकलेगी, और फर्स्ट ट्रायल रिसेंटली कंडक्ट किया गया। इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब ध्यान रखिएगा, ये 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों को ये लेकर ट्रीटी साइन होती है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर हम कुछ हरकत करते हैं, अगर इंडिया ने पानी रोक दिया यहां से, तो हमारे पास में पानी नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से पाकिस्तान के इस पूरे हिस्से पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा, पानी का अकाल पड़ जाएगा। तो इन्होंने यहां पर बार बार इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया,
उठाते उठाते दोस्तों समय आ गया एक ट्रीटी का, और 19 सितंबर 1960 में एक ट्रीटी साइन करवा ली गई। अब इस ट्रीटी में यहां पर पाकिस्तान का जो डर है वो थोड़ा सा खत्म हो गया। अब वो डर क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं। बात यह है कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी, इंडस, झेलम, चिनाब, ध्यान रखेगा, इंडस, झेलम, चिनाब। इस ट्रीटी में बोला गया कि ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के ऊपर भारत के जो हक होंगे, इंडिया के जो राइट्स होंगे, वो लिमिटेड होंगे। ये वर्ड ध्यान रखेगा, वो लिमिटेड होंगे। कहने का मतलब है वहां पे ना कोई हम प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, डैम लगा सकते हैं जिससे पानी का फ्लो ना खराब हो। जो पानी का फ्लो बना हुआ है वो पानी का फ्लो एज इट इज पाकिस्तान में जाता रहे। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के पास में पानी ना आए या पानी का फ्लो रुक जाए। ठीक है, तो हमारे पास में राइट्स तो थे इन 3 नदियों को लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड राइट्स थे। समझ गए। अब इस ट्रीटी में ये हो गया। और दूसरा कदम ये उठाया गया कि अगर भारत को इन तीनों पे नदियों पे राइट नहीं है तो किस पे राइट होगा। तो 3 नदियां और हैं जिसके नाम मैंने पहले बोले, सतलज, ब्यास, रवि। इन तीनों नदियों के ऊपर दोस्तों यहां पे भारत को सारे के सारे राइट्स मिले, एक्सक्लूसिव राइट्स मिले। अब इन तीनों नदियों पर चाहे हम कोई भी डैम बनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट लगाएं, कितना ही पानी यूज करें, हमसे यहां पे पाकिस्तान कोई सवाल नहीं करेगा, ना ही यहां पर कोई मुद्दा उठाएगा, क्योंकि इन 3 नदियों का एक्सक्लूसिव राइट हमारे पास में। ठीक है, तो ये इस ट्रीटी के अंदर में सेटल किया गया। और फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट रखा गया। कॉन्सेप्ट ये रखा गया कि हर 5 साल में भारत और पाकिस्तान से जो एक्सपर्ट्स होंगे वो यहां पर आएंगे जम्मू कश्मीर में, और इन सब नदियों को एक बार इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे। जहां जहां पे हमने प्रोजेक्ट लगा रहेंगे उनको देखेंगे कि कहीं पानी का फ्लो खराब तो नहीं हो रहा है, पानी रुक तो नहीं रहा है। इसको लेकर हर 5 साल में एक डेलीगेशन आएगा, रेगुलर बेसिस पर मीटिंग्स होंगी, देखा जाएगा कि पानी का फ्लो तो नहीं रुक रहा है, पाकिस्तान में कम पानी तो नहीं जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो भी यहां पर इंडिया आएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए। ये भी यहां पर प्रोविजन इस ट्रीटी में अवेलेबल है। ये काम होगा हर 5 साल में। तो दोस्तों आखिरी बार साल 2019 में हुआ था। 2019 में ये पाकिस्तान का डेलीगेशन आया और उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट किया। बताया जा रहा है 2019 में 3 मेंबर आए थे पाकिस्तान की साइड से। इन्होंने लोअर कलनई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और पकलदुल जो प्रोजेक्ट है इसको इन्वेस्टिगेट किया था। अब दोस्तों 2019 से आ गया 2024, यानी 5 साल हो गए समाप्त। तो 5 साल पूरे हो गए हैं, इस वजह से वापस से यहां पर एक मीटिंग हो रही है, यानी इंडिया पाकिस्तान का डेलीगेशन वापस से जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए कि भाई यहां पर सही तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, भारत उस ट्रीटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस यही मामला है और कुछ नहीं है। तो लगभग 40 लोग पहुंच चुके हैं जम्मू में। संडे को ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स को वो एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको अगर बैकग्राउंड नहीं बता रहा था तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता बहुत ज़्यादा कि पहले ये समझा दिया क्यों आएंगे क्यों नहीं आएंगे। अब यहाँ पे पूरा मामला आपने समझ लिया, अब समझ लिया आपने खबर क्या है, समझ में आ गया। ये नदियों के नाम ध्यान रखेगा कि कौन सी नदी का राइट किसके पास में गया इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। दूसरी बात ये ध्यान रखेगा ये ट्रीटी किसने एज अ बिचौलिया के फॉर्म में करवाई और कब साइन हुई। ये 3 फैक्ट हो गए जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी मेंस के पर्पज से ये ओवरऑल एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता होगा कल के लेक्चर में भी हमने यहाँ पर ये आर्टिकल रखा था। कल के न्यूज़पेपर में 2 एडिटोरियल आए थे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से संबंधित, और ये इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया। हाल ही में कई सारे आर्टिकल कवर हो चुके हैं। आज मैं आपको कंप्लीटली A to Z सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कई सारे लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मैसेजेस करने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं, सर आपने ये आर्टिकल मिस कर दिया। कई बार कुछ आर्टिकल मैं जानबूझ के मिस कर देता हूँ। रीज़न ये है कि उससे संबंधित बहुत सारे और अपडेट्स आने होते हैं, तो फिर उसको एक ही बार में A to Z इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने रख देना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक ही बार में डेटा मिल जाएगा आपको, टुकड़ों में पढ़ोगे, उसमें ऐड करते रहोगे, तो उससे अच्छा यह है कि एक ही बार में 2 दिन का वेट कर लो यार। बड़ी खबर है, चर्चाओं में रहेगी, 2 दिन का वेट कर लो और उसके बाद यहाँ पर एक होलिस्टिक एनालिसिस ले लेना, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्रिपरेशन में छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं जो आपकी प्रिपरेशन को ईजी करती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एडिटोरियल ये है, फिर उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर भी एक लंबा चौड़ा कंप्लीट पेज पर आर्टिकल छाप दिया गया नीति आयोग के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से संबंधित। चलिए विस्तार से आपको समझाता हूं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। सबसे पहले हमारा काम है लोकेशन देखना, यानी बेसिक चीज़ों को समझना।
देखो भारत का ये सदर्न टिप वाला हिस्सा है ना, ये इंडिया का सदर्न पोर्शन है। अब जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं, हाँ एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखना, यूपीएससी के एग्जाम में, मेंस में स्पेशली, जब जब आप मैप ड्रॉ करते हैं भारत का, तो बहुत सारे लोग दो मेन चीज़ें भूल जाते हैं। जब हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो नीचे जब ड्रॉ किया जाता है, ना ही यहाँ पे हम कई सारे लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स बनाते हैं और ना ही इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में ये अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपके आंसर पे एक बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उससे अच्छा ड्रॉ ही मत करो। मैप कर रहे हो तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप आइलैंड्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये पहला पॉइंट अपने दिमाग में बैठा के रखना है। जब जब ड्रॉ करेंगे ये दोनों चीजें आएंगी साथ में, क्योंकि भारत का हिस्सा है, किसी दूसरे कंट्री का हिस्सा नहीं है वो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर इंडिया के पास में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, अब जैसे ये भारत हो गया, यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये हो गए आपके अंडमान आइलैंड्स, नीचे हो गए निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच में एक छोटा सा गैप है और इस गैप को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। यूपीएससी इसको लेकर सवाल पूछ चुका है कि बताइए 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स को सेपरेट करता है? तो वह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं दोस्तों। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रोजेक्ट का जो नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, अंडमान का नाम तो नहीं आ रहा। तो ये जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्चने की बात की है, स्पेशली 72 से 75,000 करोड़ खर्चा जाएगा। ये पैसा कहां पे लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है स्पेशली निकोबार आइलैंड पे। निकोबार आइलैंड दोस्तों यहां पे भारत का बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पर एक आइलैंड है, यानी भारत का सबसे साउथ वाला आइलैंड अगर कोई बोलेंगे तो वो आपका ग्रेट निकोबार है। इससे नीचे कोई आइलैंड नहीं है, बिल्कुल साउथ में है ये। और इसी ग्रेट निकोबार में हम लोग बिल्कुल निचले हिस्से में, देखिए ये ग्रेट निकोबार आइलैंड हो गया, और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में बिल्कुल यहां पे साउथ वाले पोर्शन पे ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। बोला ये जा रहा है ये जो 72,000 करोड़ रुपया खर्चा जाएगा, ये खर्चा करके ग्रेट निकोबार में क्या क्या बनाया जाएगा? पहली चीज, यहां पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने वाले हैं, एक एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाने वाले हैं, टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट करने वाले हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो बहुत सारा पैसा लगेगा, पावर प्लांट्स बनाने वाले हैं। तो ओवरऑल एक बड़े डेवलपमेंट की बात हो रही है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का बताइए कौन सा आइलैंड ऐसा है जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पर है, तो आपका आंसर होगा निकोबार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा ऐसा रीजन है, ध्यान रखिएगा कौन सा ऐसा रीजन है जो बिल्कुल साउथ में पड़ता है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये देखिए लिखा हुआ है, ये इंदिरा पॉइंट अभी के समय पर भारत के सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट पर रीजन है। इसके नीचे भारत का कोई हिस्सा नहीं आता। क्लियर हो गया, ये बात ध्यान में रखना। अब 72,000 करोड़ खर्च करके क्या क्या बनाने वाले हैं ग्रेट निकोबार में, ये आपको समझ में आ गया। तो इतने सारे आर्टिकल छप रहे हैं, एडिटोरियल आ रहे हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं, समस्या क्या है? क्यों आखिरकार चर्चाओं में आया? चर्चाओं में इसलिए आया दोस्तों कि सारे अप्रूवल मिल चुके हैं इस प्रोजेक्ट को, और अप्रूवल मिलने के साथ साथ ओपोजिशन पार्टीज ने यहां पर अपना कंसर्न, अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बोला है कि जो सरकार ये प्रोजेक्ट लगा रही है ग्रेट निकोबार में, इससे सीधा सीधा एक बुरा असर पड़ेगा वहां के इंडिजीनियस लोगों के ऊपर, क्योंकि ग्रेट निकोबार में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज है जो हमसे काफी दूर है, ना ही वो हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं वहां पर। तो उन ट्राइबल कम्युनिटीज को सीधा सीधा एक खतरा होगा। दूसरा, वहां का जो इकोसिस्टम है, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है ग्रेट निकोबार एक बहुत ही ज्यादा डेंस इकोसिस्टम के साथ में है। कई सारे प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, कई सारे एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, और एनिमल्स प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जो थ्रेटेंड कैटेगरी में है, जो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जो कहीं पर नहीं पाए जाते। तो उन सब के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, ऐसा ओपोजिशन पार्टीज ने बोला, जिस वजह से वापस से चर्चाओं में आ गया है ये ग्रेट निकोबार। तो ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू तो आपको मिल गया, लोकेशन आप क्लियर कर चुके हैं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड की लोकेशन क्या है, सदर्न मोस्ट टिप पर है। अब दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, ये आइलैंड नहीं है, ये आइलैंड्स हैं, आगे एस लगा हुआ है। क्यों? बोला जाता है कि 836 आइलैंड्स का ये समूह है, ये ग्रुप है। और ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है और अंडमान आइलैंड जो है, इनके बीच में जो एक छोटा सा गैप बना हुआ है, उस गैप को हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्लियर? अंडमान आइलैंड्स हमारे इस चैनल के नॉर्थ में है और निकोबार नीचे है। भाई ये 10 डिग्री चैनल है, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार आइलैंड्स। इंदिरा पॉइंट यहां पे दोस्तों बिल्कुल सदर्न टिप पे नजर आता है, वो हमने लोकेशन ऑलरेडी देख ली है। इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं
कि अंडमान आइलैंड पर दोस्तों अभी 2 नेशनल पार्क्स हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कई सारी प्रजातियां ऐसी हैं, लेदरबैक सी टर्टल यहां पर देखने को मिलता है, जिसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये टर्टल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ की एक फ्लैगशिप स्पीशी बताई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में है। कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की जो बहुत खतरे में हैं। और इसी ग्रेट निकोबार में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं। ध्यान रखिए, ग्रेट निकोबार में 2 ट्राइबल कम्युनिटीज हमें करेंटली देखने को मिलती हैं। एक है शोम्पन ट्राइब और दूसरी है निकोबारीज ट्राइबल पीपल। ये 2 जनजातियां निकोबार ट्राइब्स में हैं, निकोबार आइलैंड्स पर पाई जाती हैं और इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, खतरे में है। बताया यह जा रहा है कि एस्टिमेटेड एक अंदाजे के तौर पर जो शोम्पन ट्राइब है, इस ट्राइब से केवल 237 लोग ही जिंदा हैं इस आइलैंड पर, और निकोबारी से लगभग 1094 लोग आपको देखने को मिलेंगे। केवल इतने ही लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यह प्रोजेक्ट जब लगता है तो इनकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ेगा। ये लोग काफी अलग हैं हमसे, ना ही हमारा ये कांटेक्ट, ना ही हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहते अपने आइलैंड्स पर। समझ गए? तो अब यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या भारत का, जिसमें इतना हजारों करोड़ खर्चा जाएगा? तो ये वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों नवंबर 2022 में की गई थी। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यहां पर एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया था कि बताइए ये प्रोजेक्ट, सारे क्लियरेंस यहां पर इसको मिल चुके हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है। मैंने आपको बताया इसमें सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स, टाउनशिप डेवलपमेंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दुनिया से कनेक्टेड होगा। ग्रीन फील्ड का मतलब समझ रहे हो? एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है, जीरो से स्टार्ट किया जाता है। तो वो भी डेवलप करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो पोर्ट है ये वेल कनेक्टेड हो जाएगा हमसे, और इसको हमारी इंडियन नेवी अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी और कंट्रोल कर पाएगी, जो कि जरूरी है। आगे जरूरी क्यों है मैं आपको बताऊंगा। तो इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा दबदबा हो जाएगा इस निकोबार पर। आप कहोगे यहां पर यह सब करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अभी तक जैसा चल रहा है चलने दो। अभी भी तो निकोबार वैसे ही है, हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, ये सब चीजें डैमेज होंगी। एक तरफ हमको सही बातें लग रही हैं ये सब, तो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। अब दोस्तों यहीं पर एक प्रश्न आता है कि गवर्नमेंट आखिरकार इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड या इतनी ज्यादा उत्साहित क्यों है इस आइलैंड को डेवलप करने के लिए, और इस आइलैंड को डेवलप करना आज के समय में हमें जरूरी क्यों नजर आ रहा है, यह भी जानना जरूरी है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक रीजन। क्योंकि ये जो आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड दिख रहे हैं, इसमें ये पोटेंशियल, ये पावर है कि इस एरिया को भयंकर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इंडियन ओशन के जस्ट यहां पर बीचों बीच में है, तो यहां पे हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना देंगे। दुनिया भर का व्यापार इस रीजन से हो रहा है, जहाज आते हैं वहां पे रुक सकेंगे। कार्गो शिप्स के लिए एक बढ़िया यहां पर जगह मिल पाएगी। नीति आयोग के रिपोर्ट के तहत बताया जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से बना दिए जाते हैं ग्रेट निकोबार में, तो इससे उस एरिया की इकोनॉमी एकदम शूट करना शुरू हो जाएगी ऊपर की साइड में। तो पहला तो इकोनॉमिक रीजन हो गया। दूसरा स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीजन भी बहुत सॉलिड है दोस्तों। हुआ यहां पर यह है कि चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है लगातार। चाइना अपना पैर पसार चुका है पूरे इंडियन ओशन के अंदर में। चाहे वो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आज के समय पर भयंकर तरीके से चाइना बैठा हुआ है। कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारी जमीनें चाइना के पास में है। 100 साल तक वो उसके ऊपर राज करेंगे। इसी प्रकार से म्यांमार में भी एक बड़ा रोल है चाइना का। अब दोस्तों म्यांमार के नीचे आइलैंड्स आते हैं, कोकोस आइलैंड। ये है कोको आइलैंड सॉरी। अब जो ये कोकोस आइलैंड है दोस्तों, ये म्यांमार का हिस्सा है वैसे, लेकिन ये कहां पर है? हमारे अंडमान आइलैंड्स के पास में। ये आप देख पा रहे हो, ये अंडमान आइलैंड से नीचे निकोबार मिल जाएंगे। तो अंडमान आइलैंड के जस्ट पास में है ये कोकोस आइलैंड, और इस कोको आइलैंड पर बताया जा रहा है आज के समय पर चाइना की मिलिट्री प्रेजेंट है। चाइना इस कोको आइलैंड पर पहुंच चुका है म्यांमार की मदद से। अब म्यांमार को मिल रहा है सपोर्ट, तो उसने भेज दिया। यह प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर यहां पे चाइना होगा दोस्तों, तो उसका एक्सेस इस पूरे रीजन में होगा, बे ऑफ बंगाल में। और अगर यहां पे हमारा रोल नहीं हुआ, या हम यहां पे अच्छी तरीके से मजबूती के साथ में प्रेजेंट नहीं हुए, इंडियन नेवी यहां पे प्रेजेंट नहीं हुई, तो दिक्कत रहेगी। तो निकोबार आइलैंड को डेवलप करना इसलिए भी जरूरी है ताकि चाइना को हम काउंटर कर सकें। क्योंकि दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड और कोकोस आइलैंड जिसपे चाइना प्रेजेंट है, इनके बीच की दूरी केवल 55 किलोमीटर है, ओनली 55 किलोमीटर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ठोस रीजन बन जाता है कि इसके लिए भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें ग्रेट निकोबार को डेवलप करना जरूरी है। समझ गए?
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ठीक है सर, सब कुछ हमें अच्छे से समझ में आ गया, ज़रूरी क्यों है ये भी समझ में आ गया, प्लस इससे कंसर्न्स क्या होंगे ये समझ में आ गया। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट से समस्याएं क्या हो सकती हैं, क्या क्या चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, ज़रा ये सुनिए। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है इससे आइलैंड की इकोलॉजी को एक बहुत बड़ा खतरा पहुंचेगा। सिंपल सी बात है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अंडमान आइलैंड्स इससे क्या होंगे, कहीं ना कहीं निकोबार आइलैंड्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं आइलैंड पर, समुद्र किनारे कई सारे पेड़ पौधे हैं, वो सब बर्बाद करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा, हटाना ही पड़ेगा आपको। जो वहाँ पे जंगल फैले हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर। कई सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं उनके ऊपर खतरा होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी इस प्रोजेक्ट से है वो है इंडिजीनियस पीपल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना। जो हमारे क्रिटिक्स हैं उनका कहना यह है इसमें सबसे जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा शोम्पन ट्राइब पे, क्योंकि मैंने बोला शोम्पन ट्राइब और निकोबारिस ट्राइब दो ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और शोम्पन ट्राइब दोस्तों ऑलरेडी एक पीवीटीजी है, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जो ऑलरेडी बहुत खतरे में है, बहुत ज़्यादा पीछे है। अब वो हमारे वाले दुनिया से बिल्कुल अलग है, ना ही वो हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, जैसे पहले बता चुका हूं मैं। तो अब क्या होगा, ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए इनके जीवन पर असर पड़ेगा। वही 200-250 लोग जीवित हैं, वो भी अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इस पृथ्वी से यहाँ पर ये जो कह सकते हो शोम्पन ट्राइब है इनकी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। और इससे मेन चीज़ कम्युनिटी नहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप ये काम कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट लगा रहे होंगे, तो जो आपने ट्राइबल राइट्स दिए हुए हैं उन ट्राइबल राइट्स का क्या, उनके भी तो अधिकार हैं, उनके राइट्स का वोलेशन हो रहा होगा। ये दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है हमारे सामने। तीसरी परेशानी है सेस्मिक कंसर्न्स। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है जो बंदरगाह बना रहे हैं हम ग्रेट निकोबार में, वो बंदरगाह सेस्मिक वॉलेटाइल जोन में बनाया गया है, यानी वहां पे भूकंप आते रहते हैं और बड़े बड़े भूकंप पहले भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से 2004 की सुनामी क्रिएट हुई थी। तो आप ये पैसा लगाकर एक ऐसी जगह पर यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत बड़ा खतरा है, और आपको ये बात शुरुआती तौर पर पता है कि वो एरिया सेस्मिकली वॉलेटाइल जोन है, तो आगे परेशानी हो सकती है। इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। सवाल उठने भी चाहिए डेफिनेटली कि भाई ये जो पैसा लगने वाला है बहुत पैसा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, तो ऐसा ना हो आगे यहां पर वो पैसा बर्बाद हो जाए। तो एक और समस्या यह है। फिर एक सबसे बड़ी समस्या है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इंटरवेंशन। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई और प्रोजेक्ट लगता है जहां पे एनवायरमेंट को खतरा पहुंचता है, तो वहां पर जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है कि भाई यहां पर हाँ इससे एनवायरमेंट पर खतरा हो सकता है, आप ये प्रोजेक्ट यहां पे नहीं लगाइए। अब क्या हुआ, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जब लग रहा था तो इस दौरान किसी ने भी कोई इंटरफेरेंस किया ही नहीं। प्रोजेक्ट लगाइए आप, भाई ये जो बॉडीज होती हैं वो एनालाइज करती हैं अच्छे से और चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हैं, हमको बताती हैं इसका असर क्या पड़ेगा एनवायरमेंट पर, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, बट ऐसा किसी ने इंटरफेरेंस बीच में किया ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों। फिर ये जो मामला है ये दिया गया हाई पावर्ड कमेटी को कि आप सारे क्लियरेंस को रिव्यू कीजिए, तो उनकी रिपोर्ट भी अभी तक अनक्लियर है, वो भी सही से सामने पूरा मामला प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स, ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज द नीड टू डेवलप दिस आइलैंड, ऑल्सो मेंशन द कंसर्न्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कहने का मतलब है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है, पहले तो आपने ये बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हमें ज़रूरत क्या है इस आइलैंड को इतना ज़्यादा डेवलप करने की। तीसरा इसमें ऐड है, आपने साथ ही साथ यही बताना है अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट से समस्याएं या चिंताएं हमारे सामने क्या क्या नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा। देखो आंसर राइटिंग क्या होती है, आज आप इस बात को समझना कि इतना कुछ आपने पढ़ा, उतने सभी चीज़ों को 250 शब्दों में समेटना, उसको समेटना 250 शब्दों में, यही आपकी एक आंसर राइटिंग होती है। उसकी यही एक कला है लिखने की। तो आपको आज मौका मिल रहा है, जितना कुछ आपने पढ़ा है इसको 250 शब्दों में समेटना। दोस्तों जितना कुछ पढ़ा है आप सब कुछ 250 शब्दों में प्रस्तुत भी कर सको और कुछ मिस भी ना करो और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इसी को बोलते हैं। और ये सीख गए तो फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, अगर ये करना सीख गए तो। क्योंकि इसलिए तो लोग लिखते हैं, सबसे ज़्यादा लिखते हैं क्यों, ताकि ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकें। क्वेश्चन यह है, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना क्या है, इस द्वीप को विकसित करने की क्या आवश्यकता है,
एंड इस परियोजना की चिंताओं का भी उल्लेख करें, वो भी 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ऑलरेडी वहाँ पर 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, सॉरी आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस तरीके से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है। नाउ चलिए आते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। ये अलग से ऐड किया है, रिसेंटली काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड। तो कस्टोडियल डेथ के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं खबर क्या आई है। खबर ये आई है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो मानव अधिकार की बात करता है, इन्होंने एक नोटिस इशू किया ओडिशा की सरकार को। और वो नोटिस जो दिया गया है वो इसी कस्टोडियल डेथ के कंट्रोवर्सी के बेसिस पर दिया गया है। हुआ यह है, ये नोटिस जो दिया गया उसमें यहाँ पर डिमांड की गई है एक्सप्लेनेशन की कि जिन जिन लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई है वहाँ पर आपने उनको कंपनसेशन क्यों नहीं दिया, आपको वो मुआवजा देना चाहिए था। तो ये दोस्तों समस्या है आज के समय पर। यह प्रश्न उठाया गया जिस वजह से खबरों में कस्टोडियल डेथ आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि ये कस्टोडियल डेथ होती क्या है। सिंपल सी बात है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कस्टडी में जब एक इंसान की डेथ हो जाए तो उसको कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। यानी एक व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया पूछताछ करने के लिए, अब उसको टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर इतनी भयंकर तरीके से किया पुलिस वालों ने कि उस इंसान की डेथ ही हो जाए, इतना मारा उसे, उसको बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुलिस में या जुडिशियल कस्टडी में यहां पर एक इंसान की डेथ हो जाना, दैट इज कस्टोडियल डेथ। और ऐसी कई सारी डेथ होती हैं, यहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लॉज के हिसाब से नहीं चला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम इंडिया में कस्टोडियल डेथ की स्थिति देखें, स्टेटस देखें, तो बताया गया है 2017 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 660 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है हमारे देश में। और जो ये सबसे ज़्यादा केसेस दिखने को मिल रहे हैं, इनमें गुजरात सबसे हाईएस्ट नंबर पर है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गुजरात में 80 कस्टोडियल डेथ के केसेस आ चुके हैं। उसके बाद महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर। अब यहां पर जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, दैट इज एनसीआरबी, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखिए कस्टोडियल डेथ के खिलाफ में जो कस्टोडियल डेथ हो रही हैं ये अलाउ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है। संविधान क्या बोलता है जरा ये सुनिए। संविधान के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक सारे मौलिक अधिकार आपके पास में प्रेजेंट है। आर्टिकल 14 आपको राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, आप किसी का जीवन किस तरीके से मतलब ऐसे छीन सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है। फिर उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और लॉज को अगर हम देखें तो सेक्शन 330 एंड सेक्शन 331 जो है आईपीसी का, ये यहाँ पर इस प्रकार से जो भी कस्टडी के अंदर में जो एक्सटॉर्शन किया जाता है बहुत ज़्यादा, उसके प्रति पनिशमेंट प्रोवाइड करवाने की ताकत देता है। फिर सेक्शन 176 ऑफ द सीआरपीसी, ये भी यहाँ पर मजिस्ट्रल इंक्वायरी की मांग करता है। मान लो कोई कस्टोडियल डेथ हो गई तो वहाँ पर इंक्वायरी बैठाना, और जिन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया उनके खिलाफ एक्शन लेना। और अभी आपको पता आईपीसी सीआरपीसी ये सब बदलने वाला है, तो इनका यहाँ पर लॉ अब रूल इतना नहीं रहेगा। तो बोला जा रहा है जो नए क्रिमिनल लॉज जो कि अभी 1 जुलाई से लागू होंगे, इनके अंदर भी इसी प्रकार के प्रोविजंस हैं, इसी प्रकार के प्रावधान हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 127 एंड सेक्शन 120 इस तरीके से यहाँ पे लोगों को बचाने में मदद करेगा। दोस्तों ये यहाँ पर बताया जा रहा है, कस्टोडियल डेथ के खिलाफ यहाँ पे काम करेगा। कुछ और दूसरे सेफगार्ड्स भी हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के गाइडलाइंस दोस्तों दी गई हैं 1993 में। वो यहाँ पर मांग करता है कि जो कस्टोडियल डेथ है दोस्तों, अगर इस तरीके का कोई केस होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट किया जा सके। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, डीके बासु केस। डीके बासु केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी थी कि जो भी डिटेनी है, जिसको यहाँ पर कस्टडी में लिया है पूछताछ करने के लिए, आप उसको जो टॉर्चर कर रहे हो वो ऐसा नहीं करना है। वहां पर दोस्तों उस डिटेनी की प्रोटेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है डीके बासु केस में। तो ये कुछ अलग प्रकार की प्रोटेक्शंस भी कस्टोडियल डेथ में लोगों को दी गई हैं।
तो ये कस्टोडियल डेथ की यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। ठीक है, ये बेसिक डेटा है, छोटा सा डेटा है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नाउ अब आता है हमारे सामने वर्ड ऑफ द डे आज का, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको वर्ड मिल रहा है जो कि आपके वोकैबुलरी को इंप्रूव करेगा। तो आज के वर्ड ऑफ द डे में है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, या काफ़ी शर्माना, या किसी चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं हो, अनश्योर होना, उसकी जगह यहाँ पर आप डिफिडेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना है। फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाएं। मैं डेली बेसिस पे लोगों को जोर देता हूं, प्लीज़ आप लोग ज़रा इस वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बनाया करो, तभी फ़ायदा होगा। एक दिन में 10-10, 15-15 वर्ड्स कवर करने से अच्छा है एक वर्ड का अच्छे से यूज़ करके। अब क्या है, जहाँ पर भी आप बात करोगे कि आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा होगा, तो वहाँ पर आपको ये वर्ड यूज़ करना है डिफिडेंट। या आप ज़्यादा श्योर नहीं उस मामले में, तो यहाँ पर आपको वर्ड यूज़ करना होगा डिफिडेंट। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हुए ज़रा फटाफट एक सेंटेंस बना के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब दोस्तों वीडियो की समाप्ति होते हुए एक और चीज़ आ जाती है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक मैप का क्वेश्चन दिया कि फिलीपींस को अच्छे से जाकर एक बार मैप में देख लो। अब फिलीपींस कहाँ पर है दोस्तों, आइए मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल ही में फिलीपींस काफ़ी चर्चाओं में आया है। रीज़न यह है कि वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की काफ़ी तारीफ़ें की हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल आज उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचे थे, याद होगा। फिलीपींस का जो कैपिटल है मनीला, ये आपको देश यहाँ पे देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन में। इसके आसपास कई सारी और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपको नजर आएंगी। अब फिलीपींस के पॉलिटिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो किन किन कंट्रीज के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, तो इसके ईस्टर्न साइड में आता है फिलीपीन सी, है ना, साउथ में है सेलेब सी, फिर उसके अलावा साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा सुलू सी, एंड देन ऊपर वेस्ट नॉर्थ में आपको साउथ चाइना सी देखने को मिल जाएगा। तो आसपास अलग अलग सी यानी समुद्र हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है ये एक आइलैंड कंट्री है, तो आसपास समुद्र ही होगा इसके। बाकी जोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है, वो है माउंट एपो। यहाँ की मेजर नदियों के बारे में बात करेंगे तो फिलीपींस में एक नदी आती है कैगियान रिवर। ठीक है, कैगियान रिवर है, उसके अलावा मिंडेनाओ है, देन एगुसन। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर नदियां हैं फिलीपींस की। क्लाइमेट की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल और मानसूनल क्लाइमेट यहाँ पे आपको नजर आता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मैप का क्वेश्चन। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर जो स्टार्टिंग में आपको दिया गया था। अब वैसे मैं आपको ग्रेट निकोबार के बारे में पढ़ा चुका हूँ, चाहो तो आप वापस से यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि ग्रेट निकोबार आइलैंड से संबंधित जो ये 3 स्टेटमेंट है, बताइए इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार है ये इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है, जो कि सही बात है। आइलैंड के फॉर्म में देखोगे तो साउथ में आता है, अगर रीजन वाइज बात होती तो इंदिरा पॉइंट भी यहाँ पर है बिल्कुल साउथ में। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ग्रेट निकोबार में जारावाज ट्राइब्स पाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको बताया ग्रेट निकोबार में 2 ट्राइब्स पाई जाती हैं, एक है शोम्पन और दूसरी है निकोबारीज। जारावाज आपको अंडमान में देखने को मिलेंगी, इस वजह से सेकंड वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि यहां पर जायंट लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापॉड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया जो लेदरबैक टर्टल है वो निकोबार की फ्लैगशिप स्पीशी है, ये हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, है ना। और ये आज के समय पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर की गई है, तो ये भी सही है। मैंने डिस्कशन करते करते ये स्टेटमेंट भी बोल दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जारावाज जो हैं ये साउथ एंड मिडिल अंडमान में पाए जाते हैं, ना कि ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में केवल 2 ट्राइब्स हैं, शोम्पन एंड निकोबारीज ट्राइब्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। धीरे धीरे करके ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे यार जल्दी जल्दी। तो साउंड का कोई इशू तो नहीं है, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।